नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। विस्तारवाद को अपनी विदेश नीति का एजेंडा बना चुका चीन अब भारत के आगे हथियार डालने को मजबूर हो गया है। पूर्वी लद्दाख और पेंगोंग से अपनी सेना को वापस बुलाने के बाद चीन सिक्किम के नाकुला में भी बैकफुट पर आ गया है। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक नाकुला में चीन की लाल सेना ने गश्त कम कर दी है। पहले के मुकाबले इस इलाके में चीन के बहुत कम सैनिक अब पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर चीन का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? युद्ध राग छेड़ने वाला चीन अब शांति राग कैसे अलापने लगा? चीन के आत्मसमर्पण की इनसाइड स्टोरी के पीछे हैं 4 वजहें। पहली वजह यह है कि चीन कई मोर्चों पर एक साथ अपनी सेना का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। पूर्वी लद्दाख और नाकुला में शिकस्त खा चुका चीन अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। चीन भारत से भिड़कर दूसरों मोर्चों पर कमजोर नहीं पड़ना चाहता। चीन की सेना दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व की लड़ाई में मजबूती से डटे रहना चाहती है और यही वजह है कि चीन अब विश्राम की मुद्रा में नजर आ रहा है। नाकुला में जीत हुआ चीन। पेंगोंग के बाद फिर भागा चीन। चीन की मजबूरी, लौटना जरूरी। यह हिंदुस्तान की कूटनीति का ही कमाल है कि चीन को पेंगोंग से लौटना पड़ रहा है। यह हिंदुस्तान की रणनीति का ही असर है कि बॉर्डर पर विवाद को तूल देने वाली चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पहाड़ की ऊंची चोटियों से नीचे उतरना पड़ रहा है। यह सीमा पर मुस्तैद भारत के शूरवीरों के पराक्रम का ही नतीजा है कि चीन को घुटने टेकने पड़े हैं। तो चीन पर भारत ने शिकंजा इस कदर कस दिया है कि अब वो अपनी मनमानियों से तौबा कर रहा है। विस्तारवाद को अपनी विदेश नीति का मंत्र बना चुके शी जिनपिंग को एलएसी पर गतिरोध कम करने को मजबूर होना पड़ा है। पेंगोंग से वापस लौट रही चीन की सेना ने अब सिक्किम के नाकुला से भी अपने पैर खींचने शुरू कर दिए हैं। पिछले साल मई के महीने में चीन ने नाकुला को एक विवाद का अड्डा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसके तेवर नरम होते नजर आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने नाकुला में अपने पेट्रोलिंग को कम कर दिया है। सिक्किम में 14,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई और कंचनजंगा चोटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है नाकुला दर्रा। रणनीतिक तौर पर नाकुला दर्रा बेहद अहम है। यही वजह है कि चीन इस इलाके में घुसपैठ करने की साजिश रचता रहा है। चीन की सेना नाकुला दर्रे को पार करने की तैयारी करती रही है। चीन की बुजदिल सेना दबे पांव नाकुला में भारतीय चरवाहों की बनाई गई दीवार को लांघने की कोशिश करती रही है। लेकिन जैसे ही भारत ने चीन पर शिकंजा कसा, शी जिनपिंग ने फौरन अपनी रणनीति बदल दी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन नाकुला में भारतीय सेना से भिड़ना नहीं चाहता। चीन ने नाकुला में पेट्रोलिंग कम कर दी है। चीन की सेना अब नाकुला में लगातार गश्त नहीं कर रही। जब से चीन ने हमारी एलएसी के ऊपर ज्यादा अग्रेसिवनेस दिखाने की कोशिश की है, तब से उसने नॉर्थ सिक्किम के नाकुला को भी एक्टिवेट किया है। अब लगता है कि चीन अपने पहले मौके पर आ गया है, पहले स्टांस पर आ गया है और वो इस बात को मान रहा है कि सिक्किम विवादित नहीं है और शायद इसीलिए वो नाकुला के इलाके में पेट्रोलिंग या घुसने की घुसपैठ की कोशिश जो है उसको रोक रहा है। ये एक अच्छा साइन है। 10 फरवरी को हुए समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख से चीन की सेना लौट रही है। चीन के टैंक पहाड़ की ऊंची चोटियों से नीचे उतर रहे हैं। चीन की फौज ने अपने
अस्थायी कैंप को हटाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन नाकुला में चीन का नरम पड़ना समझ से परे है, क्योंकि नाकुला में चीन और भारत की सेनाओं के बीच कोई समझौता नहीं हुआ। नाकुला में चीन की सेना अब भी एलएसी के पास ही खड़ी है। तो फिर सवाल यह कि नाकुला में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गश्त क्यों कम कर दी? तो इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह यह है कि चीन कई मोर्चों पर एक साथ अपनी सेना का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। पूर्वी लद्दाख और नाकुला में शिकस्त खा चुका चीन अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। चीन भारत से भिड़कर दूसरे मोर्चों पर कमजोर नहीं पड़ना चाहता। चीन की सेना दक्षिण चीन सागर में वर्चस्व की लड़ाई में मजबूती से डटे रहना चाहती है। शी जिनपिंग को अच्छी तरह से पता है कि भारत से उलझने का क्या मतलब है। इस वक्त पर भारत से उलझना बड़ी रणनीतिक भूल हो सकती है, क्योंकि भारत अपने रसूख का इस्तेमाल कर विश्व बिरादरी में चीन को अलग थलग करने की मुहिम तेज कर सकता है। भारत चीन के खिलाफ चक्रव्यूह की तैयारियों को और रफ्तार दे सकता है। भारत चाहे तो चीन को कई मोर्चों पर परेशान कर सकता है। लिहाजा चीन ने नाकुला में शांति राग का पैगाम देना शुरू कर दिया है। हालांकि भारतीय सेना चीन की साजिशों और उसकी पुरानी आदतों को देखते हुए अब भी मुस्तैद है। भारतीय सेना अपनी पोजीशन पर डटी हुई है। नाकुला नॉर्थ सिक्किम में भी चीन की जो सेनाएं हैं, अब वो आस्ते आस्ते पठार के दूसरी तरफ यानी ढलान की दूसरी तरफ पीछे लौट रही हैं। शायद नाकुला में नॉर्थ सिक्किम में चीन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह भारत का ध्यान बटाना चाहता है। वह भारत को एक इंप्रेशन देना चाहता है कि भारत उसके ऊपर कूटनीतिक, राजनीतिक तथा इकोनॉमिक दबाव को कम कर दे। जाहिर है, हवा का रुख भांपते हुए चीन फिलहाल बैकफुट पर है। चीन की सेना नाकुला में पेट्रोलिंग कम कर चुकी है, जबकि पूर्वी लद्दाख से लौट रही है। लेकिन चीन इसे भी प्रोपेगेंडा का हथियार बनाकर पेश करने से बाज नहीं आ रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पैंगोंग इलाके से चीन सेना की वापसी को उसकी ताकत बताया है। ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि अपनी सेना को वापस बुलाना शांति और बॉर्डर पर तनाव कम करने की चीन की कोशिशों को दर्शाता है। चीन की फौज जिस तरह फौरन वापस लौटने लगी, यह चीन की ताकत का नमूना है। चीन एक ही दिन में इतनी बड़ी फौज को हटाने की ताकत रखता है, जबकि चीन चाहे तो एक ही दिन में इतनी बड़ी सेना को वापस उसी जगह पर तैनात भी कर सकता है। मतलब यह कि उल्टे पांव लौटने और रणनीति के मैदान में हार का स्वाद चखने के बाद भी चीन शेख ही बघार रहा है। चीन अपनी सेना के पीछे हटने का महिमा मंडन कर रहा है, लेकिन चीन के प्रोपेगेंडा की हवा निकल चुकी है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भारत ने चीन का क्या हाल किया और किन सूरत-ए-हाल में चीन को पीछे हटना पड़ा। देखिए, चाइना के ग्लोबल टाइम्स से हमें और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए, कुछ और हमें अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। चाइनीज मुखपत्र है, वो अपना प्रोपेगेंडा करेगा। वो किसी भी हालत में ये अपने देशवासियों को नहीं बता सकता है कि हिंदुस्तान के दबाव के चलते उसने अपनी सेनाओं को पीछे मुड़ने का आदेश दिया है। तो ग्लोबल टाइम्स की ज्यादा विश्वसनीयता नहीं है और उसकी क्रेडिबिलिटी भी कम है, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है। दबाव और रणनीति के लिहाज से ही सही, एलएसी पर फिलहाल चीन अपनी सेना को पीछे हटा रहा है। चीन के इस कदम से बॉर्डर पर शांति कायम होने की उम्मीदों को उड़ान मिलती दिख रही है। तो क्या चीन के सुधर जाने की उम्मीद है? क्या चीन अब अपनी चालबाजियों से बाज आ जाएगा? चीन की नीयत पर संशय अब भी बरकरार है। एक बहुत पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए पर हेराफेरी से ना जाए। तो चीन पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। चीन की नीयत कितनी बुरी है, इसके बारे में पूरी दुनिया को पता है। सबको मालूम है
कि चीन चोरी छिपे वार करने से भी परहेज नहीं करता। ऐसे में सांप को दूध पिलाने का क्या मतलब? लिहाजा चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के साथ अब अमेरिका भी मैदान में कूद पड़ा है। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन के खिलाफ एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा जिससे चीन दादागिरी छोड़कर सरेंडर करने को मजबूर हो जाएगा। दरअसल 19 फरवरी को G7 देशों की एक वर्चुअल बैठक होनी है। इस बैठक में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन पर चर्चा करेंगे। इससे भी बड़ी खबर यह है कि भारत को इस बैठक में एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि G7 की बैठक में दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। बहुत मुमकिन है कि G7 के सदस्य देश और भारत चीन की घेरेबंदी का ब्लूप्रिंट तैयार करें। दक्षिण चीन सागर में शीत युद्ध की आहट। बहुत जल्द शुरू होगा महासागर में महायुद्ध। चीन की दादागिरी पर अमेरिका का आखिरी प्रहार। चीन पूर्वी लद्दाख से चरणबद्ध तरीके से अपनी सेना को वापस बुला रहा है। चीन के टैंक और सैनिक लौटने लगे हैं, लेकिन चीन की चालबाजियां खत्म नहीं हुई। भारत, अमेरिका और दुनिया के दूसरे ताकतवर मुल्कों के बनाए चक्रव्यूह में खुद को फंसता देख चीन तिलमिला उठा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बौखलाहट में दक्षिण चीन सागर को जंग का मैदान बनाने की कवायद तेज कर दी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन चीन ने एक ऐसा कानून बनाया है जिससे आने वाले कुछ दिनों में दक्षिण चीन सागर में महायुद्ध हो सकता है। चीन ने हाल ही में एक नया कोस्ट गार्ड कानून बनाया है, जिसके तहत दक्षिण चीन सागर में तैनात चीन की नौसेना को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। चीन की नौसेना को दक्षिण चीन सागर में गोली चलाने, गोले दागने और मोर्टर से हमले का अधिकार दिया गया है। आमतौर पर कोस्ट गार्ड का काम देश की समुद्री सीमाओं की निगरानी करना होता है, खास तौर पर समुद्री डकैती, मानव और मादक पदार्थों की तस्करी और परंपरागत सुरक्षा खतरों से सुरक्षा बलों को जानकारी देना इसमें एक अहम कदम होता है। लेकिन चीन के कोस्ट गार्ड को ये ताकतें मिलना क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति के लिए निश्चित तौर पर किसी बुरी खबर से कम नहीं, वो भी तब जब चीन लंबे समय से दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखाता आया है। चीन इस इलाके पर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता आया है। The US frequently sends warships and aircraft to the South China Sea as a show of force, which is not conducive to regional stability and peace. China continues to take necessary measures to firmly safeguard its national sovereignty and security, and will work with regional countries to resolutely protect the peace and stability of the South China Sea. अमेरिका को जरिया बनाकर चीन दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रणनीति अपना रहा है। तो आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर में पिछले कई साल से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच रस्साकशी चल रही है। कृत्रिम द्वीपों का निर्माण हो या इस इलाके में सेनाएं तैनात करने का मसला। वैसे तो वियतनाम जैसे देशों ने अपनी जोर आजमाइश में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन चीन की आक्रामकता, सैन्य, रक्षा और इंजीनियरिंग तकनीकों के आगे ये देश बेबस नजर आ रहे हैं। चीन इस इलाके में मौजूद छोटे देशों पर धौंस जमा रहा है। शी जिनपिंग दक्षिण चीन सागर के व्यापार मार्ग पर कब्जा कर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ही तरह जो बाइडेन भी चीन के विस्तारवाद की हवा निकालने में जुट गए हैं। अब जो बाइडेन अपग्रेडेड क्वाड की बात करने लगे हैं। जो बाइडेन ने इतना हार्ड स्टांस लिया है कि उनके साथ में सारे मुल्क जो हैं डेवलप्ड वर्ल्ड के, वो सब साथ जुड़ गए हैं। वेस्टर्न पावर साथ जुड़ी हुई है। फ्रांस भी अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है।
और ये जो गठजोड़ है ये अब ट्रंप के टाइम से भी ज्यादा मजबूत है, और जो बाइडेन का जो स्टांस है वो रिटोरिक बेस्ड कम और एक्चुअल एक्शन वाला ज्यादा है, और इससे चीन बहुत बौखलाया हुआ है, बहुत परेशान है, इसीलिए उसकी परेशानी जो है बढ़ती जा रही है। अमेरिका के लड़ाकू युद्धपोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में कई लड़ाकू युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में मौजूद हैं, जबकि अब फ्रांस ने भी यहां अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी को तैनात कर दिया है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के अंदर अपनी निगरानी और तेज कर दी है। हाल ही में चीन और ताइवान के बीच ताइवान स्टेट में एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था। चीन को लगता था कि शायद कुछ रिस्पाइट मिलेगी, लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं, और खासकर साउथ चाइना सी में चीन की नींद हराम कर दी है अमेरिका ने। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर शी जिनपिंग की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, तो इसमें और इजाफा भी होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत भी चीन की घेराबंदी में शामिल हो चुका है। आपको बता दें कि 19 फरवरी को G7 देशों की एक वर्चुअल बैठक होनी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन पर चर्चा करेंगे। यही नहीं, भारत को इस सम्मेलन में एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है, जबकि चीन को इस बैठक से दूर रखा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि G7 की बैठक में दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। बहुत मुमकिन है कि G7 के सदस्य देश और भारत चीन की घेराबंदी का ब्लूप्रिंट तैयार करें। बदलते समीकरणों को देखते हुए चीन की नजर G7 की बैठक पर टिकी होगी, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। अब भारत समेत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन देशों का जो प्रेशर, यानी क्वाड का जो प्रेशर पड़ा है इन चारों देशों का चाइना के ऊपर, उससे अभी जो वहाँ की सरकार है वो काफ़ी चिंतित नज़र आती है। और ये भी है कि साथ में ये अकेले नहीं है, 4 देश, मैंने जैसे पहले बताया कि फ्रांस भी का भी लगातार दबाव बढ़ रहा है वहाँ के ऊपर। फ्रांस भी कोशिश कर रहा है, बरतानिया की भी कोशिश है कि वो क्वाड को विस्तार किया जाए इसमें, और दूसरे देश भी इसको यूरोप के जो बड़ी ताकतें हैं ज्वाइन कर बात कर रहे हैं। फिलहाल चीन चौतरफा घिरता दिख रहा है। दक्षिण चीन सागर और ताइवान के मुद्दे पर उसकी आक्रामक रणनीति का जवाब देने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो रही है, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। सैन्य ताकत के नशे में चूर शी जिनपिंग महासागर में महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम क्या होगा। बिहार का आतंकी बारूद, अब इसकी बात कर लेते हैं। देश में आतंकियों के नए लश्कर, नए आतंकी रूट और नए पोस्टर बॉय ने खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पुलवामा पार्ट 2 की बड़ी आतंकी साजिश तो नाकाम कर दी, लेकिन जम्मू कश्मीर से दिल्ली और बिहार तक खलबली मचा दी है। दरअसल जम्मू और कश्मीर में गिरफ्तार हुए 11 आतंकियों के पास से जो हथियार मिले हैं, उनमें कई छोटे लेकिन घातक हथियार बिहार के छपरा से तस्करी करके लाए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब आतंकियों से पूछताछ की तो हैरान करने वाला नेटवर्क सामने आया। सरहद पार बैठे आतंकी सरगना कश्मीर में लश्कर तैयबा के लिए नए नाम से संगठन बनाकर साजिश कर रहे थे। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है लश्कर मुस्तफा आतंकी संगठन का बिहार कनेक्शन। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हाथों में बिहार से कुछ खास तरह के हथियार तस्करी के जरिए लाए जा रहे हैं। ये ऐसे हथियार हैं जिन्हें आतंकी खास तौर पर बिहार से इसलिए मंगवाते हैं ताकि वो इन्हें आसानी से छिपाकर कहीं भी हमला करने में इस्तेमाल कर सके। देखिए आतंकियों के छपरा मॉड्यूल पर यह खास रिपोर्ट। इसके साथ इसने एक और नेटवर्क खड़ा किया था जो पंजाब के साथ मिलकर जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क खड़ा किया। पुलवामा पार्ट 2 की नाकाम साजिश का सबसे चौंकाने वाला सच सामने आया है। आतंकिया का अब जम्मू कश्मीर को दहलाने के लिए एक ऐसे राज्य का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसने खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। यह है पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की साजिश का बिहार रूट।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा आतंकी हमले जैसी बड़ी साजिश के लिए लाए गए 7 किलो विस्फोटक को बरामद किया है। इसके पीछे लश्कर मुस्तफा नाम के आतंकी संगठन की साजिश का पता चला है। गिरफ्तार आतंकियों से आईईडी भी बरामद की गई है, जिसमें पीतल की एक प्लेट पर पूरा प्लान लिखा हुआ है। पुलिस ने जम्मू को दहलाने की साजिश के लिए लाए गए विस्फोटक समेत सुहेल को गिरफ्तार किया है। यह पाकिस्तान में बैठे अपने आतंकी कमांडर के निर्देश पर काम कर रहा था। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को इस पूरी कार्रवाई में छपरा से तस्करी करके जम्मू लाई गई 7 पिस्तौल और सैकड़ों कारतूस मिले हैं। जम्मू और बिहार पुलिस ने जानकारियां शेयर की हैं ताकि बिहार में आतंकी कनेक्शन की तलाश हो सके। इसके साथ इसने एक और नेटवर्क खड़ा किया था जो पंजाब के साथ मिलके जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क खड़ा किया था और बिहार से अभी तक 7 से ज़्यादा पिस्टल जो हैं वो लाए जा चुके हैं और अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों के लिए उनको आगे तकसीम किया गया। आतंकियों के सबसे चौंकाने वाले कनेक्शन के तार इस बार कश्मीर और पाकिस्तान के अलावा बिहार से जुड़ते नजर आ रहे हैं। लश्कर मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह ने पंजाब में नेटवर्क बनाया। चंडीगढ़ के एक कॉलेज में मुश्ताक नाम के युवक से दोस्ती की। मुश्ताक ने छपरा के जावेद से मिलवाया। जावेद के जरिए छपरा से 7 पिस्तौल मंगवाई। मुश्ताक ने छपरा के हथियार हिदायतुल्लाह को सौंपे। हिदायतुल्लाह ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना के निर्देश पर बिहार से हथियारों की तस्करी करवाई। जो टीम्स हैं उनको इस काम में लगा दिया है और इसका जो भी फलाफल निकलेगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। छपरा से डीजीपी से भी आप लोग बातचीत करेंगे? हम वहाँ के सभी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क में हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, बातचीत करेंगे और इस मामले में जो चीज़ सामने आएगी वह हम आपसे शेयर करेंगे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा पार्ट 2 की साजिश नाकाम करते हुए सेना और पुलिस ने मिलकर 9 दिनों में 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आतंकियों ने कबूल किया है कि उन्हें पिस्तौल, कारतूस से भरी मैगजीन और आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें अलग अलग जगहों से उपलब्ध कराई गई थी। इनमें पिस्तौल जैसे छोटे हथियार जिन्हें छिपाकर आसानी से लाया जा सकता है, वो बिहार के छपरा से लाए गए। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक लश्कर मुस्तफा आतंकी संगठन हिजबुल और जैसे मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से बचने के लिए नाम बदलकर गुपचुप तरीके से 2020 से ये आतंकी संगठन सक्रिय है। अब बिहार के छपरा से अवैध हथियार सीधे आतंकियों तक पहुंचाए गए हैं। आतंकियों तक हथियारों की तस्करी के इस नेटवर्क की पड़ताल बिहार पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बिहार के छपरा से आतंकियों के लिए पिस्तौल और कारतूस कुछ छात्रों के जरिए जम्मू पहुंचाई गई। गिरफ्तार आतंकी हिदायतुल्लाह मलिक ने ऐसे कई हथियार अलग अलग आतंकियों तक पहुंचाए हैं। कुछ लड़के पंजाब में, कश्मीर बेस्ड लड़के जो पंजाब में अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, उनको शामिल किया गया और जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है किसी कार्रवाई के लिए जम्मू में या कश्मीर में या बाहर से वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। जैसे जो आईडी वाले केस में आपने देखा कि ये भी लड़का पंजाब में पढ़ रहा था, इसके साथी भी 1-2 पंजाब में बेस बना के काम कर रहे थे, उन्हीं को इस्तेमाल करके छपरा बिहार से जो 7 पिस्टल लाए गए वो इसमें उसका खुलासा हुआ है। बिहार के छपरा से जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों तक हथियार पहुंचाने का सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब जम्मू को दहलाने की आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। जम्मू में बारूदी विस्फोट वाले आतंकी नेटवर्क के तार पीओके में बैठे आतंकियों से लेकर बिहार तक जुड़ने की खबर खुफिया एजेंसियों को मिली है। इसके तहत तमाम तरह के हथियार जुटाकर जम्मू के रघुनाथ मंदिर, जम्मू का मुख्य बस अड्डा, मशहूर सर्राफा बाजार और जम्मू के रेलवे स्टेशन में आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी। जम्मू शहर का सबसे ऐतिहासिक बाजार जिसे लखदाता बाजार से कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जो ज्वेलर्स की शॉप हैं इस मार्केट में हैं और ये आतंकियों के निशाने पर था, क्योंकि लगातार जिस पार से सीमा पार से जो साजिशें रची जा रही थी कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन इलाकों में आईडी को रखकर बड़े धमाके करने की साजिश थी।
पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने सर्राफा बाजार के अलावा जम्मू बस अड्डे को इसलिए चुना ताकि कश्मीर के अलावा जम्मू तक आने जाने वालों में दहशत फैलाई जा सके। जम्मू बस अड्डा जो पहले कई बार आतंकी हमलों को झेल चुका है, कल यहाँ पर एक और बड़ी त्रासदी होनी थी जिसे जम्मू पुलिस ने नाकाम कर दिया है। 7 किलो के करीब जो एक्सप्लोजिव मटेरियल IED था वो जम्मू बस अड्डे से बरामद हुआ था। हम इस समय जम्मू बस स्टैंड पर हैं। आप देखिए यहाँ पर रोज़ाना की तरह यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हैं और जो लोग हैं आने जाने के लिए वो जम्मू बस अड्डा पर पहुँचे हुए हैं। रघुनाथ मंदिर जम्मू की बड़ी पहचान है। यहाँ पहले भी 2 बार आतंकी हमले हो चुके हैं। आतंकियों का मकसद था कि इस ऐतिहासिक मंदिर में विस्फोट करके बड़े पैमाने पर लोगों की आस्था के केंद्र को निशाना बनाया जाए। मंदिरों के शहर जम्मू की पहचान रघुनाथ मंदिर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रघुनाथ टेम्पल है जहाँ पर पहले भी 2 बार आतंकी हमला हो चुका है और कल यहाँ पर एक बड़ी साजिश जो रची गई थी टेरर नेटवर्क की ओर से कि रघुनाथ मंदिर रघुनाथ बाजार में बड़ा हमला करना था। जो आतंकी सुहेल पकड़ा गया है अलबदर का और उसके जो साथी थे वो पूरी प्लानिंग में थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरहद पार से लेकर बिहार तक हथियारों का जखीरा जुटाने के लिए आतंकी संगठनों ने ऐसा रूट चुना जहां खुफिया एजेंसियों की नजर से बचा जा सके। मुंगेर में अवैध आधुनिक हथियार बनते हैं। AK-47 और पिस्तौल की तस्करी होती है। पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ करती थी। फैक्ट्री बंद होने से कारीगर बेरोजगार हो गए। फैक्ट्री के कारीगर अवैध हथियार बनाने लगे। 2018 में मुंगेर में कुएं से 20 AK-47 मिली थी। 2013 में मोतिहारी से यासीन भटकल पकड़ा गया था। 2009 में मधुबनी से आतंकी मदनी गिरफ्तार हुआ था। 2000 में सीतामढ़ी से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए थे। खुफिया एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि सरहद पार बैठे आतंकियों ने जिस तरह पंजाब में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों को बिहार के लोगों से दोस्ती करके वहां से हथियारों की तस्करी में शामिल किया है, उस पूरी साजिश के लिए टेरर फंडिंग कहां से हो रही है। मुद्दे जो आपसे